Hello friends, my name is Mahendra and welcome to your own YouTube channel that is Tech Center, and in this video we are going to discuss about ITR 2 इनकम टैक्स रिटर्न का फॉर्म नंबर 2। इससे पहले एक मैंने लेक्चर लिया था जिसमें ITR 1 क्या होता है उसके बारे में इन डिटेल आपको क्लास दे दी थी। ITR 1 क्या होता है, कौन भरता है, कौन नहीं भरता है, वो शॉर्टकट में अपने को नहीं पढ़ना है। एक चार्ट में जो लोग समझाते हैं ना कि ITR 1 ये भरेगा, ITR 2 नहीं, इतना ईजी नहीं है। सबको अलग अलग क्राइटेरिया है हर एक पर्सन के। जैसे कि सबसे बेसिक क्राइटेरिया है कि नॉन रेजिडेंट या रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट ITR 1 नहीं फाइल कर सकते, भले ही बाकी सब कंडीशन सेटिस्फाई होती हो। करेक्ट है, तो ये अपने को अच्छे से समझना है। तो आज का जो क्लास है 10 मिनट का वीडियो रहेगा, ज़्यादा बड़ा आपको पकाऊंगा नहीं। कोई भी स्टूडेंट है CA CS CMA या कोई प्रैक्टिकल काम कर रहा है, कोई भी आदमी देख सकता है वीडियो को, कोई दिक्कत नहीं है कि ITR 2 किसको फाइल करना है और उसकी क्या क्या कंडीशंस है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसमें चेंजेस क्या आए हैं ये साल में। तो हर एक चीज़ हम लोग क्या करेंगे, इन डिटेल डिस्कस करेंगे। वीडियो में नए आए हो तो रिक्वेस्ट करता हूँ आप वीडियो को लाइक कर सकते हो। तो मैं क्या करूँगा, डेस्कटॉप पे आपको लेके जाता हूँ और वहाँ से आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ कि इनकम टैक्स रिटर्न का फॉर्म नंबर 2 क्या बोलता है। तो सबसे पहले बेसिक ये समझ लो कि ITR क्या होते हैं। मैंने लास्ट टाइम बताया था कि अगर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है तो आप कैसे पहुंचा सकते हो। तो एक स्टेटमेंट के थ्रू पहुंचा सकते हो कि कुछ लेटर वगैरह लिख के दोगे। आप कैसे पहुंचाते हो, स्टेटमेंट के थ्रू पहुंचाते हो, और वो स्टेटमेंट को टेक्निकल लैंग्वेज में क्या बोला जाता है, रिटर्न बोला जाता है। उसको गवर्नमेंट ने बहुत सारे पार्ट में डिवाइड कर दिया है, ITR 1 2 3 4 5 6 7, ताकि ईज़ ऑफ कन्वीनियंस रहे कि भाई ये लोग इतने टाइप के लोगों ने ऐसा फॉर्म भरा है तो वो एक सिस्टम के थ्रू चेक हो जाए, दूसरे का अलग अपने सिस्टम के थ्रू चेक हो जाए, तो ज़्यादा मगजमारी नहीं रहेगी। सिंपल सी चीज़ है। करेक्ट है। तो आज हम देखेंगे ITR 2। पिछला लेक्चर ITR 1 का था, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, अगर आप चाहिए तो वो देख सकते हो और मैं रिकमेंड करूंगा आपको देखना चाहिए ताकि आपको अच्छे से आइडिया हो जाए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम आ जाते हैं डायरेक्टली डेस्कटॉप के ऊपर और मैं आपको कुछ बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। हाँ तो फ्रेंड्स, मैं आ चुका हूँ अपने पोर्टल पे taxcenter.com पे, जिसके ऊपर ब्लॉग सेक्शन में अगर आप जाओगे तो आपको बहुत सारे आर्टिकल मिल जाएंगे। ये 3 मिनट में आप पढ़ सकते हो। पहले सुन लीजिए अच्छे से, फिर एक बार मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप रीड कर सकते हो, तो आपको नॉलेज आपका प्रॉपर बढ़ जाएगा अच्छे से। और स्टार्ट करते हैं एवरीथिंग अबाउट इनकम टैक्स रिटर्न टू ITR फॉर्म नंबर 2। ठीक है, तो ITR फॉर्म नंबर 1 जो हम लोग ने पिछले लेक्चर में देखा था ITR 1 के बारे में, उसमें बहुत सारे लोग थे जो ITR 1 फाइल नहीं कर पा रहे थे। कौन कौन नहीं कर पा रहा था? नॉन रेजिडेंट नहीं कर पाते थे, R&NOR नहीं कर पा रहे थे, उसके साथ साथ कैपिटल गेन की किसकी इनकम है तो वो नहीं कर पा रहे थे, किसकी IFOS पे विनिंग की इनकम है तो वो नहीं कर पा रहे थे। करेक्ट है। और भी बहुत सारे लोग थे, किसी का इनकम 50 लाख रुपए से ज़्यादा है तो वो नहीं कर पा रहे थे, किसी का बिजनेस का इनकम है तो वो नहीं कर पा रहे थे। करेक्ट है, मतलब बहुत सारे लोग ITR 1 नहीं फाइल कर पा रहे थे। मैं सजेस्ट करूंगा ITR 1 के वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप एक बार देख लो कि ITR 1 कौन फाइल कर सकते हैं, कौन नहीं फाइल कर सकते, उसमें क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, सब कुछ वहाँ पे मैंने इन डिटेल डिस्कस किया है, तो आप वहाँ से देख सकते हो। करेक्ट है। ITR 2 में आएंगे। देखो, सबसे पहले ये समझो कि जो बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड वाला असेसी होता है वो 2 ITR फाइल कर सकता है, या तो 3 या 4। क्या सिचुएशंस रहेंगी आगे देखेंगे, पर आपको ये समझना है अगर कोई बिजनेस या प्रोफेशन वाला असेसी है तो वो ITR 1 भी नहीं कर पाएगा, वो 2 भी नहीं कर पाएगा। करेक्ट है, या तो वो 3 फाइल करेगा या वो 4 फाइल करेगा। तो सबसे पहले ये क्लियर है कि ITR 2 कौन फाइल नहीं करेगा, कोई बिजनेस एंड प्रोफेशन वाला असेसी है तो वो नहीं फाइल करेगा। ITR 2 इज अ फॉर्म for individual and HUF not carrying any business or profession and filing ITR 1। मतलब एक ऐसा आदमी या तो वो ITR 1 फाइल नहीं कर रहा है या फिर वो बिजनेस या प्रोफेशन का काम नहीं कर रहा है तो वो क्या करेगा, आपका ITR 2 फाइल करेगा। फिर नीचे आते हैं हु इज एलिजिबल टू फाइल ITR 2 फॉर असेसमेंट ईयर 21-22। कौन ऐसा आदमी है जो ITR 2 फाइल कर सकता है? तो यहाँ पे लिखा है ऐसा आदमी जो PGBP में नहीं है वो आपका नहीं कर सकता। द पर्सन हैविंग इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग सोर्सेस, ये सोर्सेस से किसी का इनकम आता है तो तुम क्या कर सकते हो, ITR 2 फाइल कर सकते हो। ठीक है।
सबसे पहले अगर आपका इनकम सैलरी या पेंशन का है तो आप कर सकते हो। ये सेम टू सेम चीज़ कहाँ पे थी पता है, ITR 1 में भी थी। अगर आपका हाउस प्रॉपर्टी का इनकम है, एक हो या एक से ज़्यादा हो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, आप क्या कर सकते हो, ITR 2 फाइल कर सकते हो। ITR 1 में अगर एक हाउस प्रॉपर्टी का इनकम है तो ही आप कर सकते थे। अगर आपका कैपिटल गेन का इनकम है तो आप ITR 2 कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर आपका IFOS का इनकम है इंक्लूडिंग लॉटरी विनिंग वगैरह है तो भी चलेगा। अगर आपका एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपये से ज़्यादा है तो आप ITR 1 नहीं फाइल कर सकते थे, बट 2 फाइल कर सकते हो। अगर आपका फॉरेन इनकम है या फॉरेन एसेट है तो आप ITR 2 फाइल कर सकते हो। अगर आप नॉन रेजिडेंट हो या रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, आप ITR 2 फाइल कर सकते हो। अगर आप डायरेक्टर हो कोई कंपनी के तो आप ITR 1 नहीं फाइल कर सकते थे। प्लस आप कोई ऐसे आदमी हो जिसने अनलिस्टेड इक्विटी शेयर में शेयर होल्डिंग लिया है तो आप ITR 1 नहीं फाइल कर सकते थे। यहाँ पे ITR 2 आप फाइल कर सकते हो। तो एक बार पॉज करके आप रीड कर सकते हो कि कौन कौन ITR 2 फाइल कर सकते हो। और यहाँ पे 50 लाख वाला भी वो कोई क्राइटेरिया नहीं है। अगर आपकी इनकम 50 लाख से ज़्यादा है कोई प्रॉब्लम नहीं, आप फाइल करो, कोई दिक्कत की बात नहीं। एक बार पॉज करके रीड कर लो। फिर नेक्स्ट आते हैं हु इज़ नॉट एलिजिबल टू फाइल ITR 2। तो सिंपल सी बात है, कोई बिजनेस या प्रोफेशन में है, इंडिविजुअल या HUF, तो वो ITR 3 या 4 फाइल करेगा। या फिर कोई इंडिविजुअल है जो ITR 1 फाइल करने के लिए एलिजिबल है तो भाई तुम सीधा ITR 1 फिल कर दो ना, तुम यहाँ क्यों आ रहे हो, ठीक है। फिर ITR 2 के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ ITR 2। तो ITR 2 जो है वो आपका 2 पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे पहला पार्ट में जनरल इन्फॉर्मेशन कुछ लिखनी है जिसमें बहुत सारे शेड्यूल है, जैसे शेड्यूल S सैलरी का डिटेल, HP हाउस प्रॉपर्टी का डिटेल, CG कैपिटल गेन का डिटेल, 112A जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शेयर इक्विटी शेयर्स इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट या UTI का यूनिट या फिर बिजनेस ट्रस्ट के यूनिट के ऊपर जो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है इन एक्सेस ऑफ 1,10%, वो वाला शेड्यूल दिया है। फिर सेक्शन 115 AD जो नॉन रेजिडेंट के लिए बेसिकली टैक्स लगता है, उसके बारे में यहाँ पे एक शेड्यूल दिया है। फिर IFOS का एक शेड्यूल दिया है। फिर CYLA शेड्यूल क्या है, अगर आपका कोई इनकम करंट ईयर के लॉसेस के सामने सेट ऑफ कर रहे हो उसका एक शेड्यूल है। कुछ ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस आप लेके आ रहे हो अर्लियर ईयर के तो उसके बारे में, उसका मतलब सेट ऑफ कर रहे हो तो उसका एक शेड्यूल दिया है। CFL क्या है, अगर आपके कोई लॉस कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं फ्यूचर ईयर्स में तो उसका एक शेड्यूल दिया है। शेड्यूल 6A मतलब जो अपने चैप्टर 6A के डिडक्शन मिलते हैं, 80C 80U 80D वगैरह, उसका एक शेड्यूल दिया है। 80G का अलग शेड्यूल दिया है डोनेशन का, और 80GGA जो कि डोनेशन वाला रिलेशन है उसका एक अलग से स्पेसिफिक डोनेशन मिलते हैं उसके रिलेटेड यहाँ पे शेड्यूल दिया है, ठीक है। AMT क्या होता है आपको पता है, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स होता है, और ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स का क्रेडिट जो कैरी फॉरवर्ड होता है उसका एक शेड्यूल दिया हुआ है यहाँ पे। तो ये चीज़ें आप रीड कर सकते हो, इसमें मुझे इतना कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है कि ITR 2 में क्या क्या चीज़ें, क्या क्या डिटेल्स डालनी होगी। यहाँ पे एक शेड्यूल AL है। AL शेड्यूल का मतलब क्या होता है, बड़ा सिंपल है कि अगर आपका इनकम 50 लाख से ज़्यादा है तो आपको अपने असेट्स और लाइबिलिटीज़ की कुछ डिटेल्स देनी होती है, जैसे कि आपके पास कितने कार है, कितनी प्रॉपर्टी है, कितनी इंश्योरेंस पॉलिसी है। ये जब अगर आपकी इनकम से 50 लाख से एक्सीड होती है, सिर्फ उन्हीं लोगों को डिटेल देनी पड़ती है कि आपने कितना लोन दिया हुआ है, आपके पास कितने घर है, वो सब चीज़ों की डिटेल देनी पड़ती है, ठीक है। फिर मेजर चेंजेस जो कि ITR 2 में इंट्रोड्यूस हुए हैं ये साल, तो उसके बारे में बात करें तो जो सेक्शन 115 BAC ऑप्ट करता है उसको 10 IE फॉर्म पहले सबमिट करना पड़ेगा। अगर एम्प्लॉय का क्या करते हैं, एम्प्लॉय को ESOP मिलता है। ESOP का मतलब क्या होता है, कंपनी अपने शेयर कुछ कम भाव में अपने एम्प्लॉय को इश्यू करती है ताकि एम्प्लॉय लॉन्ग टाइम तक जुड़ा रह सके। अगर आपको ESOP इश्यू हो रहा है तो और कौन सी कंपनी से, सिर्फ एलिजिबल स्टार्टअप से, जो कि सेक्शन 80 IAC में मेंशन है। अगर आपको पता है सेक्शन 80 IAC तो 7 साल में 3 साल आपको प्रॉफिट का डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 80 IAC। किसको मिलता है, सिर्फ स्टार्टअप्स को मिलता है, करेक्ट है। अगर कोई एम्प्लॉय जिसको ESOP मिल रहा है और कहाँ से मिल रहा है, वो वाले स्टार्टअप से मिल रहा है जो मेंशन है, तो उसको अपना कुछ शेड्यूल पार्ट B ऑफ शेड्यूल TTII में उसको क्या करना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा अगर वो डिफर्ड होता है तो। फिर फिनांस एक्ट 2020 में क्या हुआ है, सेक्शन 1034 उड़ चुका है, 1035 चला जा चुका है, सेक्शन 115 वो DDT वाला नहीं रहा, और 115R अगर कोई कंपनी यूनिट डिस्ट्रीब्यूट करती है तो उस पर वो डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स भरना पड़ता था, वो भी नहीं रहा। 115
BBDA भी नहीं रहा, ये सब चला गया है, तो उसके रिस्पेक्टिव चेंजेस इनकम टैक्स रिटर्न में कर दिए हैं। फिर अगर एक न्यू रो ऐड हुआ है अंडर OS मतलब IFOS के शेड्यूल के नीचे, टू इनकॉर्पोरेट डिविडेंड का इनकम। पहले डिविडेंड क्या होता था, शेयर होल्डर के हाथ में एग्जेम्प्ट होता था, बट अभी टैक्सेबल होता है ना, तो वो उसका डिटेल यहाँ पे डालने के लिए एक और कॉलम ऐड किया गया है। फिर सेक्शन 50C में पहले 5% का टॉलरेंस बैंड होता था, जो अभी 10% कर दिया है, तो उसका रिस्पेक्टिव चेंज कर दिया है। हर एक ITR फॉर्म में रिटर्न फाइलर को क्वार्टरली ब्रेकअप देना पड़ेगा डिविडेंड इनकम का। किसके लिए, 234C का जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, अगर आप एडवांस टैक्स भरने में लेट करते हो तो जो आपको इंटरेस्ट लगता है उसके रिलेटेड। फिर एक सेपरेट डिस्क्लोजर की जगह एक कॉलम ऐड किया गया है, अगर आप कैश डिडक्शन कैश डोनेशन देते हो सेक्शन 80 GGA में तो उसके रिलेटेड। और लास्ट में मार्जिनल रिलीफ के पहले सरचार्ज और मार्जिनल रिलीफ के बाद सरचार्ज का एक कॉलम ऐड किया गया है, जो पहले नहीं होता था। तो ये कुछ मेजर चेंजेस किए गए हैं। और ऊपर अगर बात करें तो ये सब ITR 2 के रिलेटेड डिटेल्स दी हुई है। अभी मैं आपको यहाँ पे ITR 2 की कुछ डिटेल्स बता दी है। अगला जो लेक्चर आएगा उसमें हम लोग ITR 3 के बारे में बात करेंगे। ऐसे करके जितने ITR के फॉर्म्स हैं मैं YouTube पे आपको डेमो तो नहीं, वो तो कोर्स में बता देंगे, पर यहाँ पे मैं उसकी डिटेल्स आपको दे दूंगा ताकि आपको पता चल सके रियल लाइफ में ये कैसे होता है। अगर आपको नहीं पता तो टैक्स सेंटर का ये कोर्स जो चालू है, आपका 30 सेकेंड लेना चाहूँगा। प्रैक्टिकल इनकम टैक्स कोर्स जो कि सर्टिफिकेशन कोर्स है, मैं खुद CA हूँ, मैं आपके लिए ये लेके आया हूँ। तो अगर आपको चाहिए तो आप कर सकते हो, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। आपको क्या मिलेगा, तो आपको मिलेगा इनकम टैक्स का इंट्रोडक्शन, हर एक 5 हेड जितने भी है इनकम टैक्स उसका इंट्रोडक्शन और उसका कॉम्पिटिशन। टैक्स प्लानिंग कैसी होती है इनकम टैक्स में उसके बारे में, आप डिडक्शन कैसे क्लेम कर सकते हो, आप प्रैक्टिकल रिटर्न फाइलिंग डेमो हर एक ITR फॉर्म का देख पाओगे कि कैसे रिटर्न से वेबसाइट पे फाइल करते हैं पोर्टल पे। कंप्लीट इनकम टैक्स वेबसाइट का अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगा। टैक्स ऑडिट रिपोर्ट क्या होता है, उसमें क्या क्लॉजेज होते हैं उसका इंट्रोडक्शन मिल जाएगा। लॉस कैसे सेट ऑफ होते हैं, नॉन रेजिडेंट के टैक्सेशन का इंट्रोडक्शन, अगर रिफंड अटक चुका है तो रिफंड कैसे ले सकते हो, हर एक टाइप का टैक्स रेट, रिटर्न प्रोसेस होने के बाद क्या प्रोसेस होता है जैसे रेक्टिफिकेशन वगैरह, असेसमेंट का इंट्रोडक्शन, 26A साइट का पूरा इन डिटेल वीडियो, स्पेशल वीडियो ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी, सेल ऑन सेल शेयर्स, एक्ट को कैसे पढ़ना होता है उसके बारे में भाई, और क्या चाहिए। और जितना भी पढ़ाऊंगा उसका PDF आपको मिल जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ये 3000 रुपीज़ आपको जस्ट एक क्लाइंट से आप बाद में चार्ज कर सकते हो, और यहाँ पे आप अपना अच्छा क्लाइंटल बेस भी बना सकते हो अगर आप सीखते हो तो। सर फ्री में करा दो यार, इतना क्या, आप तो लेट्स ग्रो टुगेदर बोलते रहते हो। सब साथ में क्या है कि भाई मुझे भी अपने घर के कुछ बिल्स वगैरह देने हैं, ऑब्वियस सी बात है, आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये सीखने के बाद आप अपने एक क्लाइंट से ही इतना पैसा चार्ज कर सकते हो, तो आपके लिए अच्छी डील है अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। अदरवाइज भी आप मुझे DM कीजिए टैक्स सेंटर पे, मैं आपको हर चीज़ का क्वेरी का रिप्लाई कर दूंगा। ज़रूरी नहीं है आप मुझे मेरे स्टूडेंट हो।